11th क्लास अकाउंट। तो हम चैप्टर कर रहे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का स्टार्टिंग का क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ता हूं, तो मैं मालूम है, लेकिन वही क्वेश्चन है जो अकॉर्डिंगली बताया गया है। तो देखो, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। ये कह रहा है ऑन 1 जनवरी। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा और क्वेश्चन तुम्हारे पास होना चाहिए। क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा और क्वेश्चन इस समय तुम्हारे पास होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ता हूं स्टार्टिंग का। ऑन 1 जनवरी, और फिर क्या लिखा हुआ है, फिर साल लिखा हुआ है। तो तुम्हें याद होगा अकाउंट के अंदर में ईयर भी नहीं बोलता। जैसे कि ईयर क्या हो सकता है 2015, ईयर क्या हो सकता है 2020, ईयर क्या हो सकता है 2024, ईयर क्या हो सकता है 2035 या 2050। तो मैं ईयर तो बोलता ही नहीं हूं, मैं डेट बोलूंगा ऑन 1 जनवरी। तुम सोच रहे होंगे ईयर कैसे पता चलेगा? तो भाई जो ईयर तुम्हें इस समय लिखा हुआ है वही ईयर है, बस मैं बोल नहीं रहा हूं, लिखा हुआ वही है ऑन 1 जनवरी। तो देखते हैं 1 जनवरी को क्या करा। पहले ना क्वेश्चन को समझकर उसकी छोटी सी डिटेल बनाएंगे कि उसने 1 जनवरी को करा क्या है। देखो, ऑन 1 जनवरी ए सोल्ड गुड्स टू बी। बोर्ड पे देखो, ए ने क्या करा है, गुड्स बेचे हैं। और किसको बेचे हैं? बी को बेचे हैं। ए ने क्या करा है, गुड्स बेचे हैं। और किसको बेचे हैं भाई? बी को बेचे हैं। बी को गुड्स बेच दिए। और कितने रुपए के बेचे हैं? क्वेश्चन ने हमें बताया है गुड्स बेचे हैं 5000 रुपए के। और फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस आईजीएसटी। साथ ही साथ इस पर क्या है, इस पर आईजीएसटी भी है, आईजीएसटी। अब मैं पहले तुम्हें टैक्स का बता देता हूं थोड़ा सा। देखो, एक तो वो होता है जो पूरी कंट्री में लगता है, वो कहलाता है सेंट्रल जीएसटी। सी का मतलब क्या है? सेंट्रल, मतलब कि सेंट्रल जीएसटी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीजीएसटी। एक होता है स्टेट में लगता है, एसजीएसटी। ये कहां पर लगता है? ये पूरी कंट्री में लगता है, मतलब कि सेंट्रल। ये कहां पर लगता है? ये स्टेट में लगता है, जैसे कि दिल्ली में लगेगा, मुंबई में लगेगा, यूपी में लगेगा, इस तरह से। और एक होता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और एक होता है आईजीएसटी। तो कितने तरह के जीएसटी मैंने बताए? 4 तरह के जीएसटी। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टैक्स है? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टैक्स है? मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, जर्नली क्वेश्चन तुमको बता देगा कि कौन सा टैक्स है। क्वेश्चन तुमको बताएगा कि वो कौन से टैक्स की बात कर रहा है, कौन से टैक्स की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और इस क्वेश्चन के अंदर भी बता दिया। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या बता दिया? आईजीएसटी। तो टेंशन ही नहीं है। देखो, बाकी की सारी बातें टैक्स के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, अभी ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी मैंने तुम्हें एक चीज बता दी कि जब इसने, ए ने बी को कुछ गुड्स बेचे हैं ए ने बी को क्या करे हैं, कुछ गुड्स बेचे हैं, तो बेचने पर क्या पे करेगा? आईजीएसटी पे करेगा, मतलब कि एक तरीके का टैक्स पे करेगा, एक तरीके का टैक्स पे करेगा। अब देखो, ये जो टैक्स होता है ना, इसकी खासियत होती है जब कोई बंदा परचेज करता है और जब कोई बंदा सेल करता है। 2 ही बातें होती हैं, तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई होगी। अकाउंटिंग में सिर्फ 2 ही काम होते हैं, एक तो खरीदना और एक बेचना। एक तो खरीदना और एक बेचना, ठीक है। तो जब कोई बंदा खरीदेगा तो खरीदने पर कौन सा वाला टैक्स लगेगा? इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। अब तुम कहोगे ये इनपुट का क्या मतलब हुआ? तो मैं बोलूंगा अभी तो इतनी बात ध्यान रखो कि जब भी कोई बंदा खरीदता है तो आईजीएसटी के सामने कौन सा शब्द लगाना है? इनपुट। आईजीएसटी के सामने कौन सा वाला शब्द लगाना है? इनपुट लगाना है। लेकिन जब कोई बेचेगा, जब कोई बेचेगा तो आईजीएसटी के सामने लगाना है आउटपुट। समझ में आई बात? अगर क्वेश्चन के अंदर आईजीएसटी लिखा हुआ है और एक बंदा खरीद रहा है और एक बंदा बेच रहा है, एक बंदा खरीद रहा है, एक बंदा बेच रहा है, तो खरीदने वाले के साथ आईजीएसटी के आगे कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है? इनपुट। और बेचने वाले के साथ
आईजीएसटी के सामने कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है, आउटपुट। बस इतनी बात याद रखो। तुम कहोगे अगर कोई क्वेश्चन सीजीएसटी वाला हुआ तो तब क्या करना है, तो मैं बोलूंगा वही बात करनी है। परचेस के केस में उसके सामने भी इनपुट लगा देना, और सेल के केस में उसके सामने भी आउटपुट लगा देना, कोई टेंशन नहीं है। तुम कहोगे अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एसजीएसटी वाला टैक्स हुआ तो, एसजीएसटी वाला आपने बताया था 4 तरह के होते हैं, तो अगर किसी क्वेश्चन में एसजीएसटी वाला हुआ तो मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है, एसजीएसटी के सामने भी इनपुट लगा देना और सेल के केस में आउटपुट लगा देना। इसका मतलब ये हुआ, एक बात तो पक्की हो गई कि जब भी कुछ खरीदा जाएगा तो कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है, उसके टैक्स के आगे इनपुट, और जब भी कुछ बेचा जाएगा तो बेचने पर उसके टैक्स के सामने कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है, आउटपुट। अब ये करना क्यों है वो है थ्योरी का पार्ट, तो वो मैं कभी फुर्सत में बता दूंगा, और अगर नहीं भी बताऊंगा तो हमारे न्यूमेरिकल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। अब तुम इस चीज को अगर थोड़ा सा कहीं पे नोट करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते हो, समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। वैसे मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इसको कहीं पे छोटी सी जगह में नोट कर लो, भाई समझदारी इसी में ही है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं। अब जब हम क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं ना, मतलब कि एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। देखो ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को, है ना, देखो डेट लिखी हुई 1 जनवरी। 1 जनवरी को क्या करा, देखो मैंने साल नहीं बोला, मैं साल नहीं बोलता हूं कभी भी। ऑन 1 जनवरी ए सोल्ड गुड्स टू बी, देखो बोर्ड पे, ए ने बी को गुड्स बेचे थे। एरो का मतलब क्या होता है, एरो का मतलब है कि गुड्स इसको बेचे, इसको बी को, ठीक है। ए ने क्या कर दिया, बोर्ड पे देखो, ए ने क्या कर दिया, सेल कर दी, और बी ने क्या कर ली, बी ने, बोलो, बी ने परचेज कर ली। भाई देखो बोर्ड पे, ए ने बी को गुड्स बेचे, तो ए ने बेचे तो बी ने क्या करा, बी ने क्या झुंझुना बजाया, नहीं, बी ने परचेज करिए, भाई बी ने खरीद लिया, अच्छी बात है। 5,000 रुपए का माल खरीदा है, भाई काफी मालदार पार्टी निकली। और बंदे ने आईजीएसटी भी पे करा, और ये आईजीएसटी कितना परसेंट दिया, 18%। 5,000 का माल खरीदा, ध्यान से देखो बोर्ड पे, 5,000 का माल खरीदा, और 5,000 के माल पर 18% का टैक्स किसने ले लिया, गवर्नमेंट ने ले लिया। गवर्नमेंट बड़ी चालू है, गवर्नमेंट बड़ी चालू है। गवर्नमेंट कह रही है कि 5,000 का माल खरीद रहे हो, टैक्स नहीं दोगे हमें। हमने बोला बिल्कुल देंगे, बताओ कितना देना है, तो गवर्नमेंट ने बताया 18% देना है। तो मैंने बोला 18% का क्या मतलब हुआ, बोर्ड पे देखना जरा। अच्छा क्वेश्चन ये है कि 5,000 के गुड्स बेचे गए और 18% का टैक्स लगाना है। बोर्ड पे देखो 18% कैसे कैलकुलेट होता है, जब भी 18% निकालेंगे तो 18 तो ऊपर आएगा और अपोन में आएगा 100। समझ में आई बात। अगर 18% निकालना है ना भाई, तुम लोग 11th क्लास में हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। अगर 18% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 18 अपोन में 100। अगर 15 निकालना है तो 15 कैसे निकालेंगे, 15 अपोन में 100। समझ रहे हो ना, तो 18 अपोन में 100। देखो कितना आसान है, 2 जीरो से तो 2 जीरो गई है ना, और 18 की 5 से करी 90, यानी कि 900 रुपए। अगर इस तरह की कैलकुलेशन 11th क्लास के स्टैंडर्ड में किसी बच्चे को नहीं आती है तो ये अच्छी बात नहीं है कि इस तरह की कैलकुलेशन करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं आती है तो मैं सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अलग से मुझसे पूछो, मैं खूब इस तरह की कैलकुलेशन उसे सिखा सकता हूं और फिर उसको आ जाएगी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि 11th क्लास के स्टैंडर्ड में आनी चाहिए, है ना। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन ने बोला था कि 18% का क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। 18% का क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और मैंने कैलकुलेट भी कर लिया कि 18% का टैक्स कितना बनता है, 18% का टैक्स बनता है 900 रुपए, है ना। ये बात ध्यान रखना, मैं बाद में पूछूंगा, अभी जरूरत नहीं है। अगर बाद में भूल भी जाओगे ना तो दोबारा बता दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कि कितना आया था, 900 रुपए। अब जरा क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। देखो ऑन 1 जनवरी ए सोल्ड गुड्स टू बी, तो ए ने क्या करा था, बी को गुड्स बेचे थे, और कितने रुपए के बेचे थे भाई, 5,000 रुपए के। और लिखा हुआ है प्लस आईजीएसटी, कितने रुपए का टैक्स था, 18% का टैक्स। कितने रुपए का था,
टैक्स था 18% का। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए रिसीव्ड 900 रुपए बाय चेक। तुम्हें याद है ना, अभी अभी मैंने कैलकुलेशन करी थी टैक्स की। कितनी कैलकुलेशन आ रही थी? 900 रुपए। कितनी कैलकुलेशन आ रही थी? 900 रुपए। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, मुझे बताओ क्या ये 900 रुपए ए रखेगा या गवर्नमेंट के पास जाएंगे? 900 रुपए किस बात के? 900 रुपए किस बात के? 900 रुपए टैक्स के। तो टैक्स का पैसा ये ए बंदा रखेगा या फिर ये पैसा किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास। ये पैसा किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो गवर्नमेंट है ना एक बात बोलती है, क्या बोलती है? ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट कहती है कि ये जो तुमने 5,000 रुपए का माल बेचा है ना, इस माल के लिए तुम चाहे इसको बिल बनाओ या मत बनाओ, है ना। अभी तक के क्वेश्चन में क्या हो रहा था? बंदा बिल बनाता था, बंदा बिल बनाता था, बार बार क्या करता था? बिल बनाता रहता था, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है कि ये जो तुम 5,000 रुपए का माल बेच रहे हो ना, इसके लिए तुम चाहे इस बंदे के लिए बिल बनाओ या मत बनाओ, लेकिन मुझे मेरा पैसा मिलना चाहिए टैक्स का, मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। तुम इसकी पेमेंट जैसे मर्जी लो, लो या मत लो, बिल बनाओ या मत बनाओ, गवर्नमेंट कहती है मुझे 900 रुपए का पैसा मिल जाना चाहिए, और वो भी कैसे? हाथों हाथ, कैश। या तो कैश मिल जाना चाहिए या फिर चेक मिल जाना चाहिए। तो ध्यान रहे, जब भी कोई बंदा टैक्स पे करेगा ना, तो वो टैक्स की पेमेंट है ना अलग से कर देगा। या तो क्या दे देगा? कैश दे देगा, या फिर क्या दे देगा? चेक दे देगा। ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट कहती है कि ये जो मेरे 900 रुपए बन रहे हैं, मुझे 900 रुपए हाथों हाथ चाहिए, हाथों हाथ। मैं बिल के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। क्या गवर्नमेंट भी 900 रुपए की बिल बनवाएगी? नहीं, गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है। बिल कितने का बनेगा? बिल बनेगा सिर्फ 5,000 का। 900 रुपए कैसे निकलवाएंगे? चेक से निकलवाएंगे। 900 रुपए कैसे निकलवाएंगे? कैश निकलवाएंगे। 900 रुपए कैसे निकलवाएंगे? ऑनलाइन निकलवाएंगे, लेकिन बिल नहीं बनाएंगे। जरा क्वेश्चन को पढ़ो आगे, देखो क्या लिखा हुआ है। ए रिसीव्ड 900 बाय चेक। देखो वोट पे, ए को ना 900 रुपए तो हाथों हाथ मिल गए। क्या लिखा हुआ है? ए रिसीव्ड। क्या लिखा हुआ है? ए रिसीव्ड। ए को रिसीव हो गए कितने रुपए? 900 रुपए। किससे? चेक से। मतलब 900 रुपए की पेमेंट तो इसको हाथों हाथ मिल गई। मुझे बताओ ये जो 900 रुपए की पेमेंट है ये कैसे मिली होगी? चेक से मिली है। तो ये किस बात की पेमेंट है? ये पेमेंट है टैक्स की, मतलब कि टैक्स की पेमेंट हो गई, है ना। ए रिसीव्ड 900 बाय चेक। ये बात समझ में आ गई ना। गवर्नमेंट कहती है कि मुझे बिल से मतलब नहीं है, मुझे तो अपनी पेमेंट ऑन द स्पॉट चाहिए। तो देखो इस बंदे ने क्या करा, इस बंदे ने ना जो 18% का क्या बन रहा था? टैक्स बन रहा था, तो वो 900 रुपए हाथों हाथ ए को दे दिए। लेकिन किससे दिए? चेक से दिए। देखो क्या लिखा हुआ है, ए रिसीव्ड 900 बाय चेक। तो ए को ना 900 रुपए चेक से मिल चुके हैं फ्रॉम बी। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम बी। किसने दिए? बी ने दिए, ऑफ कोर्स बी ने दिए। अब आगे देखो बाकी का क्या है, ड्यू ऑन हिम अ बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट। अब ये कह रहा है कि बचा हुआ जो अमाउंट था ना, बचा हुआ जो अमाउंट था उसके लिए क्या बना दिया इसने? बिल बना दिया। कितने महीने की मैच्योरिटी के साथ? 3 महीने की मैच्योरिटी के साथ। देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यू ऑन हिम अ बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट पेबल 3 मंथ आफ्टर द डेट। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय बी। बोर्ड पे देखो, जब ए ने बिल बनाया, जब ए ने 5,000 का बिल बनाया, तो बिल बनाने के बाद बी ने उस बिल को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, मैं मानता हूं, मैं दूंगा पेमेंट, मैं इस बिल की पेमेंट करूंगा। कब करूंगा? 3 महीने बाद करूंगा। कब करूंगा? 3 महीने बाद करूंगा। तो उसने ये बिल एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने का मतलब समझ में आ गया ना। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि जो इसने बिल बनाया था वो बिल उस बंदे ने मान लिया कि ठीक है मैं कर दूंगा पेमेंट, कोई टेंशन नहीं है। तो वो बंदा बिल को एक्सेप्ट करता है। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ए रिटेन्ड द बिल टिल ड्यू डेट। अब ये जो बिल बनाया था ये ए ने, रिटेन्ड का मतलब होता है इंतजार करना,
वैसे तो देखो मैं रिटेन्ड का मतलब बता देता हूं। रिटेन्ड का मतलब इंग्लिश की भाषा में तो ये है कि किसी चीज को अपने पास रखना, किसी चीज को अपने पास रखना। लेकिन यहां पर रिटेन्ड का मतलब अगर मैं तुम्हें आम भाषा में बोलूं ना, इंतजार करना, वो इंतजार करेगा। मुझे बताओ, देखो वर्ड पे, ए किसका इंतजार करेगा? बी का। किस बात का? कि 3 महीने बाद वो बंदा आएगा, मुझे बिल की पेमेंट करेगा, मुझे पैसे देगा, है ना। तो ए बंदा क्या करेगा? बी का इंतजार करेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ए रिटेन्ड द बिल टिल ड्यू डेट। ए ने इस बिल को अपने पास रख के इंतजार करा, कब तक? ड्यू डेट तक। और ड्यू डेट कब आएगी? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद। अब ये कह रहा है ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज पेड। जब ड्यू डेट आई तो बिल पेड कर दिया। बहुत ही शरीफ इंसान निकला, वरना आजकल लोग पेमेंट करते कहाँ हैं, लेकिन इस बंदे ने पेमेंट कर दी। तो जब ड्यू डेट आई और ड्यू डेट आने पर उस बंदे ने क्या कर दी? ड्यू डेट आने पर उस बंदे ने पेमेंट कर दी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की बुक्स में हमें क्या बतानी है? जर्नल एंट्रीज बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक काम करते हैं, ए की बुक्स में बनाएंगे, है ना। तो एक बढ़िया सा फॉर्मेट बना लेना जर्नल का। जर्नल का एक फॉर्मेट तैयार कर लो, बहुत ही कमाल का फॉर्मेट होना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड नीट एंड क्लीन। और ऊपर हेडिंग डलेगा, इन द बुक्स ऑफ ए। किसकी बुक्स में? ए की बुक्स में। और हेडिंग किस बात का डलेगा? जर्नल का। तो देखो मैंने तो साइड में लिख दिया, तुम लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान से बनाना, है ना। मैं यहाँ पर एक बढ़िया सा फॉर्मेट बना लेता हूं भाई जर्नल का। उम्मीद करता हूं बहुत ही सही समझ में आएगा, तुम लोग भी बनाओ। तो देखो एक कॉलम होता है डेट का, एक कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम होता है डेबिट का, और एक कॉलम होता है क्रेडिट का। तुम कहोगे मैंने लेजर फोलियो नहीं बनाया, तो मैं बोलूंगा मैंने नहीं बनाया, लेकिन तुम लोग बना लेना, क्योंकि भाई बोर्ड छोटा होता है और बोर्ड पर मुझको क्या चाहिए? जगह। तो मैं लेजर फोलियो क्यों बनाऊं? और वैसे भी तुम्हें मालूम ही होगा कि लेजर फोलियो में कुछ खास आइटम आती नहीं है। ठीक है, अब देखो बोर्ड पे देखना। सबसे पहले ए ने क्या करा था? ए ने बी को बेचा था। सबसे पहले ए ने बी को क्या करा था? बेचा था। बेचने का मतलब क्या होता है? सेल। बेचने का मतलब क्या होता है? सेल। और बताओ सेल क्या होती है? क्रेडिट होती है। और किसको बेचा था? बी को। तो एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बी टू सेल। एंट्री क्या बनेगी? बी टू सेल। बोर्ड पे देखो, बी डेबिट, और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा टू सेल्स अकाउंट। नीचे क्या आएगा? टू सेल्स अकाउंट। ध्यान से सुनो, बोर्ड पे देखो, ए ने बी को कितने का माल बेचा था? ए ने बी को कितने का माल बेचा था? 5,000 का। लेकिन माल तो बेचा ही बेचा था, साथ में क्या लगा था? टैक्स भी लगा था। और कौन सा वाला टैक्स लगा था? आईजीएसटी लगा था, सीजीएसटी लगा था, एसजीएसटी लगा था। कौन सा लगा था? तो यहां पर लगा है आईजीएसटी। और आईजीएसटी मैंने बताया था सेल के साथ कौन सा शब्द लगता है? सेल के साथ लगता है आउटपुट। और परचेज के साथ क्या लगता है? परचेज के साथ लगता है इनपुट। सेल वाली एंट्री के साथ क्या लगेगा? आउटपुट जीएसटी। और परचेज वाली एंट्री के साथ लगेगा इनपुट। तो फिलहाल सेल वाली के साथ। बोर्ड पे देखना, तुमने एंट्री तो कर दी, बी को डेबिट कर दिया और टू सेल कर दिया। तो मैंने बताया था सेल के साथ क्या लगता है? कौन सा वाला शब्द लगता है? आउटपुट। तो सेल के साथ नीचे लगा दो टू आउटपुट आईजीएसटी। समझ में आई बात? जहां पर सेल वहां पर टैक्स, जहां पर सेल वहां पर टैक्स। देखो सेल भी क्रेडिट है और आउटपुट आईजीएसटी भी क्या है? आउटपुट आईजीएसटी भी क्रेडिट है। ठीक है, देखो जरा बोर्ड पे, भाई इतनी एंट्री तो पहले से ही मालूम थी, बी को डेबिट करना था, सेल को क्रेडिट करना था, है ना। मैंने ये बताया था कि सेल के साथ कौन सा शब्द लगता है? आउटपुट। तो देखो सेल के साथ मैंने आउटपुट ही लगाया है ना। अब अमाउंट डाल दो, ध्यान से देखो अमाउंट क्या क्या आएंगे।
पहले ना नीचे से देखो, बताओ आईजीएसटी की कैलकुलेशन हमने पहले ही करी थी ना, याद है? आईजीएसटी की कैलकुलेशन हमने पहले से कर रखी है। देखो 5,000 का 18%, याद है कितने रुपए आए थे? 900 रुपए आए थे। 5,000 का 18% कितनी कैलकुलेशन आई थी? 900 रुपए की। तो 900 रुपए डाल दिए, समझ में आई बात? अब बताओ सेल कितने की करी थी? देखो ये रही सेल, ये लिखी हुई है ना सेल। बताओ क्या सेल 5,000 की नहीं करी हमने? सेल तो 5,000 की करी है, तो सेल हो गई 5,000 की। देखो बोर्ड पे 5,000 रुपए की सेल करी, 900 रुपए टैक्स के लेने। 5,000 रुपए तो मुझे अपने माल के लेने, और 900 रुपए किस बात के लेने? 900 रुपए लेने हैं टैक्स के, 900 रुपए लेने हैं टैक्स के। तो टोटल बी मुझे कितना देगा? टोटल बी मुझको देगा 5,900 रुपए। ये जो बी बंदा है ना, ये बी बंदा टोटल मुझको कितने रुपए देगा? 5,900 रुपए। कैसे कैसे भाई? 5,000 रुपए मेरे माल के निकाल, 5,000 रुपए के पैसे मेरे माल के निकाल, और 900 रुपए किस बात के निकाल? 900 रुपए मेरे टैक्स के निकाल, 900 रुपए मेरे टैक्स के निकाल। और ये पहला काम इसने कौन सी तारीख को करा है? 1 जनवरी को। ऊपर ना साल लिख देना, साल। ये जो मैंने सर्कल बनाया है ना, इस सर्कल के अंदर ईयर डाल देना। तुम्हें मालूम है मैं ईयर नहीं बोलता हूं, मैं क्वेश्चन के अंदर ईयर नहीं बोलता हूं, लेकिन वही ईयर है जो तुम्हारी बुक के अंदर लिखा हुआ है, बुक के अंदर या तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर, है ना? जो क्वेश्चन के अंदर तुम्हारा ईयर लिखा हुआ है तो वो ईयर यहां पर डाल देना। पहली एंट्री तो हो गई, पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छा, पहली एंट्री करने के बाद है ना नरेशन भी डाल देना। चलो मैं तुम लोगों को नरेशन भी बता देता हूं। गुड्स सोल्ड टू बी, बस इतना बहुत है। मैंने पहले ही बताया नरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, नरेशन तो कोई भी बना लेता है, नरेशन तो कोई भी बना लेता है। अब देखो आगे, देखो व्हाट पे ए ने बी को माल बेचा था, बेचने की एंट्री। उसके बाद क्या हुआ? देखो जब ए ने बी को माल बेच दिया तो अब ये क्या मांगेगा? पेमेंट मांगेगा। लेकिन पेमेंट तो मांगी नहीं, पेमेंट की जगह क्या बना दिया? बिल बना दिया। पेमेंट ना मांग कर क्या बना दिया? बिल बना दिया। और मैंने बताया था कि बेचने वाला बिल रिसीव करता है, बेचने वाली पार्टी क्या करती है? बेचने वाली पार्टी बिल को रिसीव करती है। तो ये बी आर करेगा, तो लिखो यहां पर बी आर, बी आर अकाउंट डेबिट, है ना? बी आर करेगा। मुझे बताओ वो बिल कितने का बनाएगा? ध्यान से देखना बोर्ड पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज को समझ लिया ना तो समझो क्वेश्चन खत्म फिर, और अगर नहीं समझा तो सच में क्वेश्चन खत्म। देखो वो बिल बनाएगा, मुझे बताओ वो बिल कितने का बनाएगा? क्या वो 5,900 का बिल बनाएगा? ध्यान से देखो, मुझे बताओ 5,900 के अंदर 5,000 रुपए किसके हैं? गुड्स के हैं, और 900 रुपए किसके हैं? टैक्स के हैं, है ना? और मैंने एक बात बताई थी कि 900 रुपए उस बंदे को देखो डायरेक्टली कैसे मिले हुए हैं? 900 रुपए उसको सीधा सीधा किससे मिले हुए हैं? चेक से मिले हुए हैं। और बाकी के 5,000 का वो क्या बना रहा है? देखो बाकी के 5,000 का वो क्या बना रहा है? बिल बना रहा है। गवर्नमेंट कहती है तू बिल बना, अपना बिल बनाता है, मेरा बिल मत बना, मेरा तो हाथों हाथ पैसा ले ले। तो उस बंदे ने डर के मारे हाथों हाथ 900 रुपए किससे ले लिए? चेक से ले लिए। क्या इसी क्वेश्चन में चेक से लिए या हर बार हाथों हाथ मिलेंगे? हाँ, हर बार हाथों हाथ मिलेंगे, हर बार, ठीक है। जब जब टैक्स मिलता है ना हाथों हाथ मिलता है। तो देखो जरा बिल कितने का बनेगा? बी आर कितने का बनेगा? बी आर तो 5,000 का बनेगा, बस समझ में आई बात? बिल कितने का बनेगा? 5,000 का। तुम बोलोगे बाकी के 900 रुपए का क्या हुआ? ये जो 900 रुपए टैक्स के थे इसका क्या हुआ? तो मुझे बताओ क्या 900 रुपए के लिए उसको चेक मिला है? बिल्कुल। क्या 900 रुपए का उसको चेक रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल 900 रुपए का उसको चेक मिला हुआ है, ठीक है। तो मुझे बताओ जब चेक उसको मिल गया है तो बैंक आ गया, है ना? तो अब क्या करेंगे? अब बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। भाई बिल कितने का बनाया? बिल बनाया 5,000 का, तो ये तो हो गया बी आर 5,000 का।
और बाकी के 900 रुपए का क्या हुआ, बाकी के 900 रुपए चेक से आ गए, तो बाकी के 900 रुपए बैंक से आ गए 900 रुपए, और टोटल उस बंदे में चले गए बी के नाम पर। बी कितने का बन गया, देखो 5000 रुपए का बिल बनाया, 900 रुपए चेक से आ गए, टोटल बी कितने का बन गया, 900 का, 5900 का। टोटल बी का अकाउंट कितना बन गया, टोटल बी का अकाउंट 5900 का बन गया। इसकी नरेशन भी लिख लेना, नरेशन तो देखो बुक से देखकर लिख ले करो, या कुछ भी लिख लो, इसकी लिख लो, देखो लिख लो बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बिल को एक्सेप्ट कर लिया, है ना। ये भी 1 जनवरी की डेट आएगी, जिस दिन बिल बनाया जाता है ना उसी दिन बिल एक्सेप्ट किया जाता है, जिस दिन बिल बनाया जाता है उसी दिन बिल क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। तो पहली एंट्री के अंदर हमने बिल बनाया और दूसरी एंट्री के अंदर उसने बिल को एक्सेप्ट कर दिया, और जब उसने बिल को एक्सेप्ट करा तो टैक्स का पैसा हाथों हाथ दे दिया, बड़ा ही ईमानदार निकला, टैक्स का पैसा मुझे हाथों हाथ दे डाला, है ना। अब देखो अब क्या करनी है, अब पेमेंट रिसीव कर लेनी है, अब पेमेंट रिसीव कर लेनी है। तो मैं थोड़ा सा जर्नल को बढ़ा लेता हूं, तो देखो पेमेंट रिसीव करेंगे, अब ये क्या करेगा, अब ये बाकी का पैसा दे देगा, तो बिल की पेमेंट आ जाएगी। मुझे बताओ जब बिल की पेमेंट आएगी, क्वेश्चन ने तो बताया नहीं कि बिल की पेमेंट कैसे करी, कैश करी या चेक करी, तो आमतौर पर हम क्या मानेंगे, कैश। मुझे बताओ मैच्योरिटी कितने महीने की थी, 3 महीने की। मैच्योरिटी कितने महीने की थी, मैच्योरिटी 3 महीने की थी, 3 महीने की। और बिल कब बना था, 1 जनवरी को, तो देखो कितना बैठ जाएगा, 1 जनवरी के बाद पहला महीना खत्म हुआ 1 फरवरी को, 1 फरवरी के बाद दूसरा महीना खत्म हुआ 1 मार्च को, और 1 मार्च के बाद तीसरा महीना खत्म हुआ 1 अप्रैल को। 3 महीने बाद कौन सी डेट आ गई, 3 महीने बाद डेट आ गई 1 अप्रैल। तो मैंने बताया था 3 दिन का टाइम और लेते हैं, तो 1 अप्रैल के बाद 3 दिन का टाइम पीरियड और जोड़ दो, तो बताओ कितना हो जाएगा, 4 तारीख हो जाएगी। तो यहां पर बनेगा 4 अप्रैल। अच्छा 4 अप्रैल को पेमेंट रिसीव करनी है, जो बिल बना रखा था ना उस बिल की क्या करिए, इसने पेमेंट करिए, कौन सी तारीख को, 4 तारीख को। तो पेमेंट करने पर पैसा आएगा, तो कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। और मुझे बताओ जब बिल का पैसा हमारे पास आ गया, जब बिल का पैसा हमारे पास आ गया, तो जो बिल बना हुआ था, क्या इस बिल को अब कैंसिल करना है अब हमें। एक बात मुझे बताओ, जब बिल हमें मिल गया, बिल का पैसा मिल गया, तो उस बिल को रख के क्या अचार डालोगे, उसकी पूजा करोगे, नहीं, बिल नहीं रखना, बिल को कैंसिल कर दो। और मैंने बताया था कैंसिल करने का क्या तरीका है, डेबिट करना होता है तो क्रेडिट करते हैं, और अगर क्रेडिट करना होता है तो डेबिट करते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कैंसिलेशन। तो कैश तो आ गया भाई, जब पैसा आ गया तो बिल को हटाओ, तो ये लो मैंने बिल को हटा दिया। कितने रुपए का बिल, 5900 का नहीं, कितने का बिल, 5000 का बिल। बताओ वो बिल का पैसा कितना देगा, बिल का पैसा 5000 देगा, 900 क्यों नहीं देगा, क्योंकि 900 है टैक्स का पैसा, और टैक्स का पैसा वो बंदा पहले ही दे चुका है। कैसे दे चुका है, चेक से दे चुका है। टैक्स का अमाउंट तो वो बंदा शराफत से पहले ही दे चुका है ना, तो बिल का पैसा अब आ गया 5000। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने 900 रुपए तो पहले ले लिए थे, गवर्नमेंट ने अपने 900 रुपए तो पहले ले लिए थे, तो बिल की तो पेमेंट हो गई। हाँ, इसके लिए लिख देना अमाउंट रिसीव्ड ऑफ बिल, बिल का अमाउंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। तो ये मैंने किसकी बुक्स में बनाया है, ये मैंने बनाया है इन द बुक्स ऑफ ए की बुक्स में बनाया है मैंने। अब हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ बी। तो देखो मैंने चेंज कर दिया इन द बुक्स ऑफ बी जर्नल। तुम भी उम्मीद करता हूं ध्यान से बनाओगे, अगर नहीं बनाया है तो वीडियो पोस्ट करके बना लो, ऐसी कोई जल्दीबाजी वाली बात है नहीं, ठीक है, आराम से बनाओ, टेंशन की क्या बात है। तो देखो अब हमें काम करना है बी के लिए। बोर्ड पे देखो, ए ने तो बेचा था लेकिन बी ने बेचा नहीं था, बी ने क्या करा था, खरीदा था, तो वो किसकी एंट्री करेगा, वो एंट्री करेगा परचेज की। ये वाली पार्टी ने करी थी एंट्री बेचने की, और वो वाली पार्टी एंट्री करेगी परचेज की। और परचेज क्या होती है भाई, परचेज डेबिट होती है। तो 1 जनवरी आ गई,
ऊपर साल लिख देना। इस सर्कल के अंदर क्या लिखना है, ये जो मैंने सर्कल बनाया है, सर्कल के अंदर क्या लिखना है, साल। तो अपने क्वेश्चन में देखकर साल लिख लेना। खैर पहले परचेज की एंट्री करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा एक चीज का ध्यान रहे, मैंने एक बात बताई थी ना कि जब भी सेल होती है तो सेल के साथ आउटपुट वाला टैक्स लगता है, और अगर परचेज होती है तो परचेज के साथ इनपुट वाला टैक्स लगता है। परचेज के साथ कौन सा वाला टैक्स लगता है, इनपुट वाला। अब मुझे बताओ पहले मैंने क्या लगाया था, आउटपुट आईजीएसटी। सेल के साथ मैंने क्या लगाया था, मैंने सेल के साथ आउटपुट आईजीएसटी लगाया था। लेकिन अब तो किसकी बारी है, परचेज की। तो मैं परचेज के साथ आउटपुट तो लगा नहीं सकता, तो परचेज के साथ क्या लगाऊंगा, इनपुट। तो हाथों हाथ है ना, इनपुट भी लगेगा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब आएगा 2। तुम मुझसे ये पूछोगे कि बीच में ये टैक्स क्यों आ गया, बीच में ये टैक्स वाली लाइन क्यों आ गई। तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन के अंदर टैक्स लगा हुआ है, सेल के साथ भी आएगा आउटपुट के नाम से, और परचेज के साथ भी आएगा इनपुट के नाम से। सेल क्रेडिट होती है तो क्रेडिट में आएगा, और परचेज डेबिट होती है तो डेबिट में आएगा। समझ में आ रही है ना बात, बस इतना सही फर्क है। तो देखो परचेज अकाउंट डेबिट 2, किससे खरीदा था इसने ये माल, बोर्ड पे देखो, बी ने परचेज करा था, किससे करा था परचेज, ए से, ए आ गया, ठीक है। चलो मैं तुम्हें एक चीज और समझाता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखो आमतौर पर ये एंट्री होती थी ना परचेज की, देखो यही तो होती थी, परचेज डेबिट टू ए, भाई जिससे खरीदते थे ये एंट्री होती थी, परचेज डेबिट टू ए, है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी टैक्स लगा हुआ है, तो बस एक लाइन और आ गई, कौन सी लाइन आ गई, टैक्स की लाइन आ गई। तो वो टैक्स की लाइन मैंने लिख रखी थी यहां पर, बस इतना सा फर्क है। एंट्री वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ क्या चीज आ गया है, जीएसटी आ गया है साथ में, और कुछ भी नहीं है। तुम कहोगे बस जीएसटी के आने पर इतना ही करना होता है, मैं बोलूंगा हाँ, 11th और 12th स्टैंडर्ड में तो इतना ही करना है बस, कि उसमें जीएसटी लगा देना, अटैच कर देना है। बल्कि 12th स्टैंडर्ड में भी इतना नहीं है, यहीं पर ही है बस। खैर अब करते हैं एंट्री। मुझे बताओ परचेज कितने का करा, परचेज करा था 5000 का, और टैक्स कितना लगा, बताओ। टैक्स की कैलकुलेशन दोबारा करोगे, नहीं बार बार मत करे करो, टैक्स तो याद हो गया होगा अब तक, तो 900 रुपए का याद है ना, अब तक तो टैक्स याद भी हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में कितने रुपए का टैक्स था, इस क्वेश्चन में 900 रुपए का टैक्स था। तो 5000 और 900, तो ए वाला बंदा कितना देगा, ए वाला बंदा देगा 5900 का, ठीक है। अब यहां पर लिख दो बीइंग परचेज ऑफ गुड्स, बस हो गया, परचेज तो कर ली, परचेज तो हमने कर ली। और मैंने बताया था कि जो बंदा परचेज करता है वो बीआर नहीं करता, जो बंदा परचेज करता है वो बीआर नहीं करता है, वो बीपी करता है, बिल्स पे करेगा ना, वो तो क्या करेगा, बिल्स पे करेगा। और किसको पे करेगा, ए को पे करेगा। देखो बी वाला बंदा किसको पैसे देगा, बी वाला बंदा ए को पैसे देगा, तो ए को पैसा मिलने वाला है, ए डेबिट, और 2 में क्या आएगा, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या पे कर रहा है, मुझे बताओ। देखो बी को 2 चीजें पे करनी है, बी को 2 चीजें पे करनी है, एक तो बिल का पैसा और एक टैक्स का पैसा। देखो वर्ड पे, मैं इसमें से घिचपिच हटा देता हूं, अब तो मैं क्लियरली समझ में आएगा। बी को क्या करना है, बी को 2 चीजें पे करनी है, एक तो बिल का पैसा और एक टैक्स का पैसा, एक बिल का पैसा एक टैक्स का पैसा, ठीक है। मुझे बताओ बिल कितना पे करना है, 5000, और टैक्स कितना पे करना है, 900 रुपए। बी को बिल कितने का पे करना है, 5000 का, तो बिल कितने का पे करना है, 5000 का, और टैक्स कितना पे करना है, टैक्स कितना पे करना है, 900 रुपए का, टैक्स कितना पे करना है, 900 रुपए का। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ ये जो टैक्स इसने पे करा है,
ये तो हाथों हाथ कर दिया ना इसने, टैक्स का पैसा हाथों हाथ किससे पे कर दिया, चेक से। टैक्स का पैसा हाथों हाथ किससे पे कर दिया है, चेक से पे कर दिया है ना। चेक का मतलब बैंक, तो बताओ क्या गया, बैंक गया। याद है ना रूल क्या होता है, इसने पैसा दे दिया, पैसा दे दिया तो पैसा गया, तो देखो बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है ना, टू बैंक। मुझे बताओ, इस वाली पार्टी ने चेक लिया था और उस वाली पार्टी ने चेक दिया है, समझ में आ रही है ना बात। तो इसकी तरफ से तो बैंक गया, तो कुल मिलाकर ए को टोटल कितने रुपए मिलने वाले हैं, 5,900 रुपए। कैसे कैसे भाई, 5,000 रुपए तो बिल के मिलेंगे और 900 रुपए किसके मिलेंगे, चेक के मिलेंगे। तो देखो 900 रुपए तो मिल भी गए, बिल के मिलने बाकी हैं। बिल के कब मिलेंगे, बिल के मिलेंगे पैसे 3 महीने बाद। बिल के पैसे कब मिलेंगे, बिल के पैसे अभी नहीं मिलेंगे, बिल के पैसे मिलेंगे 3 महीने बाद। तो 3 महीने बाद की डेट डालेंगे अब, तो देखो 3 महीने बाद आ गया 4 अप्रैल। 3 महीने बाद कौन सी डेट आ गई, 4 अप्रैल। और 4 अप्रैल को इसको पेमेंट अब पे करनी है, ठीक है। तो देखो ये अपने बिल के पैसे 3 महीने बाद दे रहा है, और किसको, देखो बोर्ड पे, जब इसने बिल की पेमेंट कर दी, बिल की पेमेंट कर दी, तो पहले वाला जो बीपी था, क्या अब वो कैंसिल करना है हमें। जब ये बंदा बिल की पेमेंट करेगा 4 तारीख को, जब ये बंदा बिल की पेमेंट करेगा कौन सी तारीख को, 4 तारीख को, तो क्या इस बिल को कैंसिल करना है, हाँ करना है। तो बताओ, पहले बीपी क्या था, क्रेडिट था, पहले बीपी क्या था, क्रेडिट था, उसको कैंसिल करना है, उसको क्या करना है, कैंसिल करना है। तो बीपी के क्रेडिट को हटाकर बीपी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और इसने पेमेंट कर दी, और कैसे पेमेंट करिए ये क्वेश्चन ने नहीं बताया, तो हम मानकर चलेंगे कैश पेमेंट करिए। देखो जरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में जो लास्ट वाली लाइन है ना, ऑन द ड्यू डेट, देखो जरा लास्ट में क्या है, ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज पेड। ये कह रहा है कि जब ड्यू डेट आई द बिल वॉज पेड, बिल को पे कर दिया, बिल को पे कर दिया। अब ये नहीं पता कि बिल को कैसे पे करा, कैश पे करा या चेक से पे करा, तो हम मानकर चलेंगे कैश। तो देखो बीपी तो कर दिया और 2 हो गया कैश अकाउंट। कितने रुपए का बिल था, बिल देखो वट पे ये रहा, बीपी कितने का है, 5,000 का, तो 5,000 रुपए का बिल उस बंदे ने पे कर दिया, 5,000 रुपए का बिल उस बंदे ने पे कर दिया। बताओ टैक्स क्यों पे नहीं करा, भाई टैक्स तो पहले ही दे दिया था। बताओ ये जो बैंक दे रखा है पहले, ये किस बात का है, ये टैक्स ही तो है, तो टैक्स की पेमेंट तो इसने पहले ही कर दी थी, बिल की पेमेंट 3 महीने बाद करी है। उम्मीद करता हूं तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि इसके अंदर टैक्स की बातें भी थी। इसके अंदर कौन सी वाली बातें थी, टैक्स वाली। अभी तक जर्नल में टैक्स वाला क्वेश्चन नहीं था, अब हमने कर लिया।